कई माता पिता की यही धारणा होती है कि बेटी पैदा होने से डर नहीं लगता, उनके साथ क्या होगा उससे डर लगता है। हमारे समाज में आज भी बेटियों के मुकाबले बेटों की ही चाहत होती है। उसका उत्तर तो हम सभी भली भांति जानते हैं। शायद ठीक ही कहा गया है। दामिनी को भी आज इस कहावत का मतलब भली भांति समझ आ गया है। मानो माँ बाप ने उसके भविष्य का लेखा पहचान लिया था, इसीलिए यह कहावत दोहराती थी। फिर एक या दो नहीं, पूरी 3 बेटियां जो उतर आई थी उनके आंगन में। इसीलिए माँ को फिक्र होती कि कैसी होगी तीनों की परवरिश। पहले पढ़ाई, फिर शादी। उनमें सबसे छोटी दामिनी थी। माँ को चिंता तोड़ देख पिताजी कहते, क्यों बेकार में चिंता से गली जा रही हो? सब अपनी अपनी किस्मत लेकर आई हैं। भाई, तुम्हें क्या पता, जब मैं 4 औरतों के बीच बैठती हूँ तो उनका पहला सवाल यही होता है कि कितने बच्चे हैं आपके। जब मैं कहती हूँ 4, 1 लड़का और 3 लड़की, तो सुनते ही सबके मुंह इस तरह खुले रह जाते हैं मानो कोई अनचाहा जीव देख लिया हो। फिर उनकी टिप्पणियाँ शुरू हो जाती हैं। आज तो एक बच्चे को पालना ही कितना महंगा है, उस पर 4-4 बच्चे, उनमें भी 3 बेटियाँ। बहन जी, कितनी टेंशन होती होगी ना आपको। उफ, तो यह टेंशन उन औरतों की हुई है तुम्हें। तुम बैठती ही क्यों हो ऐसी औरतों के बीच? अगर अब कुछ कहे तो कहना कि बहन जी हमारी बेटियां हैं, कैसी पालनी है हम देख लेंगे, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। पिताजी बड़े ही मजाकिया तरीके से माँ को शांत कर देते। समय को देखते हुए शायद माँ की चिंता भी जायज़ थी। दरअसल कुल को रोशन करने वाला चिराग तो उनके घर में पहली बार में ही जल गया था। यह तो संयोग कहिए कि उसके बाद संगीता, रीता और फिर मैं, एक के बाद एक 3 बेटियां आती चली गई। पापा बिजली विभाग में अच्छे पद पर थे, इसीलिए आर्थिक परेशानी ना थी। दामिनी घर में सबसे छोटी थी, इसलिए सबकी लाडली थी। उसी लाड प्यार ने दामिनी को कुछ कुछ शरारती भी बना दिया था। किसी भी बात को लेकर जिद करना मैं अपना हक समझती। दामिनी की हर जिद पूरी भी कर दी जाती। यहाँ तक कि कभी कभी दीदी और भैया की कोई चीज़ पसंद आती तो झट रोते रोते माँ पापा के पास पहुँच जाती कि मुझे वह दीदी वाला खिलौना चाहिए, वह भैया वाली कार दिलाओ ना। तब माँ झंझट टालते हुए दीदी भैया से कहती, अरे संगीता, उदय, दे दो ना बेटा, छोटी है यह, क्यों रुला रहा है अपनी छोटी बहन को? इतनी सी चीज़ नहीं दे सकता? कैसा भाई है? पापा ने अपने सामर्थ्य के अनुसार हम सभी को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया था। उदय की बिजनेस में रुचि थी, इसलिए एमबीए करके उन्होंने अपना बिजनेस जमा लिया। दोनों बहनों ने भी अच्छी शिक्षा पाई। फिर पापा ने तीनों का विवाह भी अपनी हैसियत के अनुसार अच्छा घर देखकर कर दिया। बीच शहर में लंबा चौड़ा मकान भी बन गया। दोनों बहनें अपनी अपनी ससुराल चली गई। रह गए घर में मैं, माँ पापा और भैया भाभी। हम बहनें पापा के बहुत करीब थी, अपने मन की हर बात उनसे शेयर करती। इसीलिए दोनों बेटियों के जाने पर पापा उन्हें बहुत मिस करते। वे कहते कि अब दामिनी का ब्याह आराम से करूँगा, घर में जब तक उदय के बच्चे भी हो जाएंगे। एक दिन अचानक हमारी खुशियों पर उस समय ग्रहण लग गया, जब एक सड़क हादसे में पापा हमें छोड़कर चले गए। उनके जाने का सबसे अधिक खामियाजा माँ के बाद मुझे ही भुगतना पड़ा। सबका घर संसार बस चुका था, मगर मेरे सपने तो अभी कुंवारे ही थे। अब कौन इतने अरमानों से मुझे डोली में बिठाकर विदा करेगा? वक्त कैसे पल में करवट बदलता है, यह मैंने पापा की जाने पर देखा। घर की सबसे लाडली बेटी देखते ही देखते बोझ लगने लगी। शायद इसी को चक्रव्यूह कहते हैं। घर में सभी को मेरे ब्याह की चिंता सताने लगी। क्योंकि सारी व्यवस्था पापा ने पहले ही कर रखी थी, इसलिए आर्थिक रूप से कोई परेशानी ना रही। मगर कुछ अरमान थे जिन्हें दौलत के तराजू में नहीं तोला जा सकता। खैर, यहीं आकर मानसिकता का रहस्य खुलता है कि हम ना चाहते हुए भी घटनाओं का उलझना देखते रहते हैं, अनजान दिशा में बढ़ते चले जाते हैं। बिजनेस के सिलसिले में भैया का यहाँ वहाँ आना जाना लगा रहता था। वहीं उनकी मुलाकात विनोद से हुई। भैया को विनोद होनहार, सज्जन और लायक लगे। उनके परिवार में माँ के अलावा और कोई न था। इससे अच्छा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। छोटा परिवार, अपने में स्टैब्लिश। हर माँ बाप ऐसे रिश्ते को झपट कर हथिया लेते हैं।
माँ ने भी फौरन हाँ कर दी। मेरी जिम्मेदारी से मुक्ति पाकर माँ तो मानो गंगा जी नहा गई। विनोद का अपना बिजनेस था, उनके भी पिता नहीं थे। परिवार के इकलौते बेटे, माँ और वे, कुल मिलाकर हम 3 प्राणी थे। किसी प्रकार की कोई परेशानी न थी। अपनी मेहनत और लगन से विनोद ने बिजनेस भी अच्छा खासा जमा लिया था। कालीन पर चलते चलते सफ़र का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कब 2 साल बीत गए। अब तो वीर भी गोद में आ गया था, मगर वक्त हर जख्म पर मरहम लगा देता है। पापा की स्मृतियाँ धीरे धीरे धूमिल होती जा रही थी। विनोद के प्यार और वीर की परवरिश में मैंने खुद को पूरी तरह रमा दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि कुछ दिनों से विनोद पैरों में दर्द रहने की शिकायत करने लगे। शुरू में सोचा काम की थकान की वजह से रहा होगा। विनोद ने घर बनाने के लिए बैंक से लोन ले रखा था। बस उसकी पूर्ति के लिए रात दिन मेहनत करते। कुछ घरेलू उपचार किए, मालिश कराई, मगर दर्द था कि मिटने का नाम ही न लेता। विनोद दिन ब दिन कमज़ोर होते हुए जा रहे थे। न खाने में न ही सोने में उनकी रुचि रही। सारी रात पैरों की पीड़ा से करहाते। सच देखी नहीं जाती थी उनकी यह तकलीफ़। इन 4 महीनों में तोड़कर रख दिया था इस दर्द ने उन्हें। वजन तेजी से घट रहा था, सिर के बाल तेजी से सफ़ेद होने लगे। नींद पूरी ना होने से चिड़चिड़े से हो गए थे। इन 4 महीनों के दर्द ने उन्हें 40 साल का सा लुक दे दिया था। अफसोस मैं चाह कर भी रातों में उनके दर्द के साथ जागने की और कुछ ना कर सकी। बस पैरों को हल्के हल्के दबाती रहती। जब हाथों का स्पर्श ढीला पड़ जाता तो विनोद समझ जाते कि मैं थक गई हूँ। तब मेरा मन रखने को कह देते कि अब आराम है, सो जाओ। इंदौर तक डॉक्टरों से इलाज कराया, मगर रोग था कि पकड़ में नहीं आ रहा था। फिर मित्रों के कहने पर कि बाहर किसी स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए, अतः मुंबई दिखाने का तय हुआ। वीर अभी 6 माह का ही था। मुझे छोटे बच्चे के साथ परेशानी होगी, इसलिए विनोद के एक मित्र अमित जी और माँ जी दोनों ही साथ मुंबई आए। मेरे लिए आदेश था कि तुम चिंता ना करो, फ़ोन से सूचना देते रहेंगे। उन्हें गए 2-3 दिन हो गए, मगर कोई खबर नहीं। मैं रोज़ पूछती कि क्या कहा डॉक्टर ने, तो माँ जी का यही जवाब होता कि अभी डॉक्टर टेस्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं आई है, आने पर पता चलेगा। 5वें दिन माँ जी, अमित जी और विनोद तीनों ही बिना किसी सूचना के घर आ गए। मैं तो अचंभित ही रह गई। यह क्या माँ जी, ना कोई फ़ोन ना कोई खबर। आप तो इलाज के लिए गए थे ना? क्या कहा डॉक्टर ने? सब तो ठीक है ना? मगर सभी एकदम खामोश थे। कोई कुछ बताता क्यों नहीं? कोई क्या कहता? सभी सदमे में जो थे। विनोद का चेहरा भी उतरा था। माँ जी को तो मानो किसी ने निचोड़ दिया हो। वह माँ भला क्या जवाब देती, जिसने पति के न रहने पर जाने कितनी जिल्लतों को सहकर अपने बेटे को इस उम्मीद पर बड़ा किया कि उसका हंसता खेलता परिवार देख सके। जीवन के अंतिम क्षणों में उसकी अर्थी को कंधा देने वाला कोई है तो मौत से भी बेपरवाही थी। मगर आज उसी माँ के इकलौते बेटे को डॉक्टर ने चंद सांसों की मोहलत देकर भेजा है। जी हाँ, डॉक्टर ने बताया कि विनोद को लंग्स कैंसर है, जो अब लाइलाज हो चुका है। दुनिया का कोई डॉक्टर अब कुछ भी नहीं कर सकता। उनके अनुसार 5 महीने जितने भी निकल जाए बहुत है। जो घर कभी वीर की किलकारियों से गूंजता था, वहाँ अब विनोद के दर्द की कराहे और एक बेबस माँ की आहें ही बस सुनाई देती थी। मैं उन दोनों के बीच ऐसी पिस कर रह गई थी कि खुलकर रो भी नहीं पाती थी। घर का जब मजबूत खंभा भर भरा कर गिरने लगे तो कोई तो हो जो अंतिम पलों तक उसे इस उम्मीद पर टिकाए रखे कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। घर में अब हर समय मायूसी छाई रहती, किसी काम में मन न लगता। जिंदगी के दीपक की लौ डूबती सी लगती। डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, फिर भी ममता की डोर और 7 फेरों के अटूट बंधन में अभी एक आशा का एक नन्हा दीपक टिमटिमा रहा था। मगर धर्म और आस्था नाम की तो कोई चीज़ है दुनिया में। फिर भी जब व्यक्ति संसार से हताश हो जाता है तो इसी आखिरी उम्मीद के पीछे भागता है। यूँ तो कैंसर नाम ही इतना घातक है कि मरीज उसके सदमे से ही अपनी जीजीविसा खो बैठता है। डॉक्टर भी अपनी जगह गलत नहीं थे, मगर बावरा मन भला कैसे मानता। अतः जो जहाँ भी रोशनी की किरण दिखाता, हम विनोद को लेकर दौड़ पड़ते। प्रेम और ममता के आगे विज्ञान का ज्ञान भी धरा रह जाता है। हम सभी जानते थे कि
विनोद एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं, मगर फिर भी कीमोथेरेपी कराई कि कहीं कोई चमत्कार हो जाए। पैसा पानी की तरह बह रहा था। बिजनेस तो लगभग ठप ही समझो। इधर विनोद की भागम भाग में वीर की अनदेखी होने से वह भी बीमार हो गया। सच, जिंदगी हर तरफ से इम्तिहान ले रही थी। हम विनोद को 6 माह से ज़्यादा ना जिला पाए। माँ जी तो एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। मगर वीर ना होता हमारे पास तो शायद हम दोनों भी उस दिन ही मर गए होते। लेकिन हम जिंदा थे, इसलिए आगे की चिंता सताने लगी। बिजनेस खत्म हो चुका था। घर बैंक के लोन से बना था। अभी तो मात्र 1/4 किस्तें ही भर पाए थे और अब यह क्रम जारी रहे उसकी कोई संभावना नहीं थी। अतः मकान भी हाथ से जाता रहा। किसी ने सच कहा है, बुरे वक्त पर ही अपने पराये इंसानों की परख होती है। इस मुश्किल घड़ी में दोनों बहनों ने अपने अनुसार बहुत मदद की, मगर उदय भैया कुछ मुंह चुराने लगे हैं। यह ख्याल एक पल को मन में आया अवश्य था, मगर अचानक परेशानियों के हमले से इतनी विचलित थी कि इस बारे में गंभीरता से सोच सकूं। इतना समय ही नहीं मिला, जबकि माँ अभी जिंदा थी। किंतु शायद माँ की हुकूमत नहीं रह गई थी, अब घर में भुक्तभोगी थी। अतः समझ पा रही थी कि हमारे समाज में आज भी वैधव्य के आते औरत का रुतबा खत्म हो जाता है। बचपन वाली वे माँ कहीं खो गई थी, जो मेरे जरा से रोने पर दोनों बहनों संगीता व रीता और उदय भैया से उनकी चीज़ें भी मुझे दिला दिया करती थी। मन में कहीं कुछ कसकता था, वह यह कि विनोद के अभाव में वीर को वह खुशी, वह सुख नहीं दे पाई जिसका कि वह हकदार था। हालांकि बहनें उसके खिलौने और कपड़ों का पूरा पूरा ध्यान रखती, मगर यह तो स्नेह था उनका, हक तो फिर भी नहीं। हालात कुछ ऐसे बने कि गृहस्थी किराए के एक छोटे से मकान में सिमट कर रह गई। हालात इजाज़त ना देते कि घर से बाहर जाकर कोई नौकरी करती, क्योंकि माँ जी और वीर की देखभाल ज़्यादा ज़रूरी थी। सामने एक तरफ दिशाहीन जीवन था तो दूसरी ओर वीर का अंधकारमय भविष्य। क्या होगा, चिंता में सीढ़ियों पर बैठी थी कि अचानक संगीता दीदी को करीब पाकर चौंक गई। अरे दीदी, आप कब आई? पता ही नहीं चला। अभी आई हूँ, तुम शायद किसी सोच में खोई थी। हाँ दीदी, यह बेल देख रही थी, कितनी जतन से इसे लगाया था, रोज सींचती थी। देखो कैसे अब फूलों से लद गई है, मन को बहुत सुकून देती है यह। मैंने इसे उस पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ा दिया था। देखो ना, कल रात तेज आंधी से वह पेड़ धराशायी हो गया। अपना आश्रय छीनते ही देखो कैसे जमीन पर आ गिरी, एकदम निर्जीव, असहाय, बिल्कुल हमारी तरह। एक आलंबन के बिना हमारी जिंदगी भी तो ऐसी ही होकर रह गई है, बिल्कुल असहाय, है ना दीदी? चल उठ, बहुत सोचने लगी है। ऐसे ही सोचती रही तो वीर की परवरिश कैसे करेगी? यह देख, दीदी ने बेल को फिर से कपड़े सुखाने वाले तार पर लपेटते हुए कहा। ले, मिल गया सहारा, अब फिर से हरी हो जाएगी ये बेल। दीदी, काश जिंदगी भी इतनी ही आसान हो सकती। यदि कोशिश की जाए तो कुछ मुश्किलें तो अब भी कम हो सकती है दामिनी। दीदी की आवाज़ अचानक गंभीर हो गई। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी दीदी। दामिनी, उदय भैया की बेरुखी किसी से छिपी नहीं। आज संकट की इस घड़ी में उन्हें जहाँ सबसे आगे होना चाहिए था, वही वे मुंह चुराते घूम रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि माँ भी खामोश है। क्या मजबूरी है उनकी, मैं नहीं जानती। दीदी, एक तो बुढ़ापा, ऊपर से बिना पति के, भला इससे बढ़कर मजबूरी और क्या हो सकती है? आखिर उनका बुढ़ापा तो भैया की पनाह में ही कटना है ना। इसका मतलब बेटी के एहसासों की कोई कीमत नहीं। आखिर उसके प्रति भी कुछ जिम्मेदारी बनती है उनकी। घर उनका है, पापा की पेंशन है, कौन सा भी भैया के सहारे जी रही हैं। दीदी, माँ समाज को तो नहीं बदल सकती ना। जहाँ आज भी बेटियों की अपेक्षा बेटों के साथ रहने में ही माता पिता का सम्मान कायम माना जाता है। मेरी छोटी बहन कितनी समझदार हो गई है। चल छोड़ ये सब दामिनी। मैंने, रीता ने और तुम्हारे दोनों जीजा जी ने यह तय किया है कि वे भैया से बात करेंगे। आज समय बदल चुका है। कानून ने भी बेटियों को पिता की पूंजी में बराबर का हक देने की बात को स्वीकार किया है। पगली, ये रिश्ते नाते सगे संबंध होते किस लिए हैं? वक्त बेवक्त सहारे के लिए ही ना। जो बुरे वक्त में काम ना आए वह भला कैसे अपना? दामिनी, आखिर सबने मिलकर भैया को समझाने का प्रयास किया कि संपत्ति में से दामिनी को कुछ हिस्सा दे दिया जाए,
संगीता और रीता दीदी ने यहाँ तक कह दिया कि वे अपने लिए कुछ नहीं मांग रही हैं, कहे तो लिख कर दे दे। मगर आज दामिनी पर जो विपदा आई है उसमें तुम्हें खुद आगे होकर यह कदम उठाना था। मगर भैया नहीं चाहते थे कि पिताजी की जायदाद में मेरा भी हिस्सा कर दिया जाए। तभी किसी ने उन्हें अकेले में ले जाकर सलाह दी, खैर मनाओ, बाकी दोनों बहनें कुछ नहीं मांग रहीं, मान जा, वरना कोर्ट की बारी आई तो हो सकता है 4 हिस्से बराबर के करने पड़े। तब बूझे मन से भैया को यह निर्णय स्वीकार करना पड़ा। भाभी पर तो मानो वज्रपात हो गया। खैर, पिताजी के मकान का एक हिस्सा मेरे नाम करा दिया गया। मैं विवश न चाहते हुए भी इस बेरुखी भरे माहौल में अपने स्वाभिमान को गिरवी रखकर मायके आ गई, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर खून का रिश्ता है, पानी में लकड़ी पड़ भी गई तो क्या, पानी भला कहाँ दूर होने वाला। कुछ नहीं तो अपनों के करीब रहूंगी। मगर यह मेरी भूल थी। यहाँ तो रिश्तों की परिभाषा ही बदल चुकी थी। कोई अपना ना रहा था। दौलत के हिस्से ने घर के बंटवारे के साथ ही दिल के बीच भी दीवार खींच दी थी। मेरे स्वाभिमान को यह जरा भी गवारा न था, मगर लाचार थी, कोई और चारा भी तो न था। वही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर दी। पास पड़ोस के लोगों ने इसमें मेरी मदद की। बेगानों की मदद से ज़िंदगी को पटरी पर लाने का प्रयास कर रही थी। भाभी खुद कभी ना बोलती, जितना मैं बोलती उसका भी बड़ी बेरुखी से जवाब देती। भैया तो मानो आज भी नाराज़ हैं। माँ जो अक्सर शाम को लॉन में कुर्सी डालकर बैठती थी, मेरे जाने के बाद कम ही बैठती। शायद बहू बेटी के झंझटों से मुक्त रहना चाहती थी। मुझे दुख नहीं बल्कि तरस आता माँ पर। लगता मेरे कारण बट कर रह गई हैं वे, 2 आवाज़ों के बीच। भैया के बच्चे ध्रुव और प्रिया बड़े थे, अपने और पराये के भेद को जानने लगे थे, अतः कभी मेरी तरफ खेलने ना आते। किंतु इन सब चालों से अनजान वीर जब भी उन्हें खेलते देखता उनके साथ हो लेता। एक दिन जाने कैसे वीर बच्चों के कमरे से खेलते खेलते एक खिलौना उठा लाया। आखिर बच्चा ही तो था। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी कि भाभी के प्रेम वचन सुनाई दिए। घर पर तो हमारे अधिकार जमा ही लिया, अब क्या धीरे धीरे घर का सामान भी हड़पने का इरादा है। मैंने स्थिति को समझते हुए बीच में बोलना उचित नहीं समझा। आखिर बच्चा ही सही, गलती वीर की ही थी। फिर आए दिन इसी तरह की कोई घटना होने लगी। समय के साथ यह एहसास भी हुआ कि यह सब अनायास नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। एक दिन शाम के समय लगभग भाभी चीखते हुए आ पहुंची, तुम यहाँ कमाई में लगी रहो और तुम्हारा कुल दीपक हमारे यहाँ बैठा नुकसान करता रहे। यह सब नहीं चलेगा। देखो कितना सुंदर फ्लावर पॉट था, तोड़ दिया ना ये सूजड़ ने। कितना महंगा था। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कुछ कहती उससे पहले ही ध्रुव बोल पड़ा, मगर मम्मी यह तो कल प्रिया से टूटा था। चुप रह सैतान, तुझे पता भी है कुछ। अपना दाव बिखेरते हुए भाभी बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। आखिर ध्रुव बच्चा ही तो था, अतः बोल गया बच्चे की बोली। चाहती तो बहुत कुछ कह सकती थी, मगर वक्त ने मेरे मुंह पर मजबूरी और एहसानों का ताला जो जड़ दिया था। खैर, मुझे भाभी के इरादे अच्छी तरह समझ आ गए। रहना तो मैं खुद भी नहीं चाहती थी ऐसे किसी का कृपा पात्र बनकर, मगर जीजी जीजा जी ने जो मेरे खातिर इन लोगों से बुराई मोल ली थी, उसका मान तो रखना ही था। अब मैं संभल गई। बच्चों को पढ़ाते वक्त वीर को भी अपने साथ लेकर बैठती, किसी न किसी तरह उसे उलझाए रखती ताकि फिर न झंझट को न्योता दे आए। मगर बच्चे की चपलता को भला कौन बांध सका है। इधर भाभी जो कि फिराक में ही बैठी थी। पिछले 2 दिनों से माँ जी की तबीयत खराब थी। इतना तेज बुखार की मुझे ट्यूशन की भी छुट्टी करनी पड़ी। मैं उन्हीं की देखभाल में लगी थी कि जाने कब वीर मेरी कैद से निकलकर भाभी के घर पहुंच गया। उसका ध्यान तब आया जब उसके ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। किसी अनिष्ट की आशंका से मैं जल्द ही उसकी ओर भागी। मेरा वीर पीठ और पैरों को हाथ लगा लगा कर रो रहा था। भाभी ने न जाने किस अपराध के लिए उसे स्केल से इस कदर पीटा कि निशान उभर आए थे पीठ और पैरों पर। कभी पीठ को हाथ लगाकर तड़पता तो कभी पैरों को पकड़कर। क्या कोई इतना भी निष्ठुर हो सकता है। गोदी में लिटाकर उसे हल्के हल्के थपकियाँ देने के अलावा मैं कर भी क्या सकती थी। वह सो गया। उसका मासूम पीड़ा से भरा चेहरा मेरे सामने था। मस्तिष्क में अनंत सवालों के बादल घुमड़ रहे थे कि कानून की मोटी मोटी किताबों में जाने कितनी धाराएं बनेंगी और बदलेंगी। बेटी को बाप की वसीयत में
बराबर की हिस्सेदारी मिली, यह खबर अखबारों की सुर्खियों में भली लगती है। वास्तविकता तो यही है जो उसके साथ घट रही है। क्या वास्तव में बाप की वसीयत से बेटी का हिस्सा निकालना इतना तकलीफदेह है? इस हकीकत को नकारा नहीं जा सकता है कि अगर वह हिस्सा लेती है तो उसे प्यार मोहब्बत की दौलत को खोना होगा, क्योंकि आज बाबुल के मन का आंगन इतना संकुचित हो चुका है कि वहाँ प्यार या पूंजी में से कोई एक ही समा सकता है, चाहे वह एक बेटी के द्वारा अपनी परेशानियों में उठाया गया कदम ही क्यों ना हो। आज समाज और कानून के भय से उसने यह हिस्सा भी पा लिया तो क्या, उसके लिए उसे अपनों के अपनत्व की आहुति देनी पड़ेगी। यह उसने कभी नहीं सोचा था। ऐसा क्यों है कि जिस बेटी को बचपन में बड़े नाजों से पाला जाता है, उसी बेटी के ब्याह होते ही उसके प्रति न केवल लोगों का बल्कि उसके जन्मदाताओं के नज़रियों में भी परिवर्तन आ जाता है। जब बेटियां अपने मायके की खुशहाली की खातिर अपना तन मन धन सब समर्पित कर सकती हैं, तो अपनी मुसीबतों के पलों में उनकी और उम्मीद भरी आंखों से निहारने पर यह तिरस्कार क्यों, आखिर क्यों? दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। आशा करती हूँ कहानी का कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर समझा होगा। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।